हेलो फ्रेंड्स, हमने पिछली वाली क्लास में आपको सतत विकास लक्ष्य के बारे में बता दिया था। ओके, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या है। 17 प्रकार के गोल हैं और इससे जितनी भी संबंधित बातें थी वो हमने आपको बता दी थी। जैसे कि पहला निर्धनता उन्मूलन से संबंधित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, भुखमरी की समाप्ति दूसरा है, अच्छा स्वास्थ्य तीसरा है। ठीक, तो इसके हम जो 17 के 17 डेवलपमेंट गोल हैं वो मैं आपको पिक्चर लगा करके यहाँ पर समझा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये गोल पूछे जाते हैं कि SDG गोल नंबर 3 कौन सा है, SDG गोल नंबर 5 कौन सा है, SDG गोल नंबर 7 कौन सा है। तो उससे संबंधित जब प्रश्न आएगा तो आप भड़बड़ा जाएंगे। तो यहाँ से देखिए लाइन से लिखे हैं 17 के 17 डेवलपमेंट गोल हैं। जैसे कि पहला है निर्धनता उन्मूलन से, दूसरा है भुखमरी की समाप्ति से, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य से, चौथा गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से, लैंगिक समानता पाँचवा, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, ठीक, ये छठा। इस प्रकार से 17 के 17 इसके जो SDG गोल हैं वो आपके सामने लिखे हुए हैं, तो आप इनको पढ़ लीजिएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या के लिए आवश्यक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी था, उपरोक्त सभी। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे के प्रश्नों पर भी हम चर्चा करते हैं। प्रश्न लिखा हुआ है अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। ओके, ध्यान रखना प्रश्न क्या है, अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। ऑप्शन ए है भूमि के रूप, ऑप्शन बी है मिट्टियाँ, ऑप्शन सी है खनिज और ऑप्शन डी है बस्तियाँ। तो भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है। भौतिक वातावरण का मतलब क्या होता है कि ऐसा वातावरण जहाँ पर भौतिक रूप से वो चीज़ मतलब उसको इफ़ेक्ट करे, ठीक, वातावरण को इफ़ेक्ट करे। तो भूमि का रूप इसमें हो सकता है, मिट्टियाँ भी हो सकती हैं, खनिज भी हो सकते हैं, लेकिन बस्तियाँ ये जो ऑप्शन है ये किसी प्रकार से भौतिक वातावरण से संबंध नहीं रखता है। तो अधोलिखित में से कौन भौतिक वातावरण का तत्व नहीं है, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। ठीक, आगे बढ़ें, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है रेडियो तथा टेलीविज़न के प्रसारण में कौन सी वायुमंडलीय परत का उपयोग किया जाता है। तो रेडियो और टेलीविज़न का प्रसारण किस वायुमंडलीय परत से होता है। हमने आपको क्षोभ मंडल के बारे में बताया था कि जितनी भी वायुमंडल की घटनाएं होती हैं, जितनी भी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, वो सब क्षोभ मंडल में होती हैं। और रेडियो और टेलीविज़न का जो प्रसारण किया जाता है, मतलब इसकी जो तरंगें होती हैं, इसकी जो रेज होती हैं, वो आपके आयन मंडल के थ्रू आती हैं। तो आयन मंडल का प्रयोग करके इसका आंसर क्या हो जाएगा, आयन मंडल का प्रयोग करके, आयन मंडल की परत का प्रयोग करके रेडियो और टेलीविज़न का प्रसारण किया जाता है। ओके, क्षोभ मंडल से समझ लेना जितनी भी मौसमी क्रियाएं हैं वो आपकी क्षोभ मंडल में होंगी, और जो ओजोन परत है वो आपकी कहाँ पाई जाएगी, समताप मंडल में। तो ये कुछ फैक्ट हैं, इनको ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। अब इस प्रश्न से हम अपने नेक्स्ट चैप्टर पर जा रहे हैं, तो ध्यान रखना। ठीक, नेक्स्ट चैप्टर हमारा इकोलॉजी एंड इकोसिस्टम से संबंधित है। तो यहाँ पर जितने भी बहुविकल्पी आपको आगे देखने को मिलेंगे वो इकोलॉजी और इकोसिस्टम से होंगे। जब चैप्टर चेंज होगा तो मैं आपको वहाँ पर बता दूंगा, जैसे कि इस वाले हमने बहुविकल्पी प्रश्न में आपको बताया। तो देखिए इकोलॉजी और इकोसिस्टम जब स्टार्ट होने जा रहा है तो यहाँ पर 2-3 वैज्ञानिक का नाम है जो कि आप ध्यान रखना। सबसे पहले आप ध्यान रखना अर्नेस्ट हैकल का नाम, दूसरा ध्यान रखना A.G. टॉन्सले का नाम, और तीसरा ध्यान रखना यूजीन ओडम का नाम। कौन कौन से हमने नाम बताए, सबसे पहले आप ध्यान रखना नाम किनका, अर्नेस्ट हैकल। अगर अर्नेस्ट भूल जाना तो कम से कम हैकल तो ध्यान रखना। ठीक, दूसरा ध्यान रखना आप किसका नाम, A.G. टॉन्सले। अगर A.G. भूल जाना तो कम से कम टॉन्सले ध्यान रखना। ठीक, तीसरा हमने क्या बताया, यूजीन ओडम। अगर यूजीन भूल जाना तो कम से कम ओडम का नाम ध्यान रखना। इन तीनों वैज्ञानिकों ने क्या किया, इन तीनों वैज्ञानिकों ने इकोलॉजी या इकोसिस्टम की एक जो डेफिनीशन होती है उसको धीरे धीरे डेवलप किया। ओके, जैसे कि अगर हम अर्नेस्ट हैकल की बात कर ले तो इन्होंने पारिस्थितिकी विज्ञान का इनको जनक कहा जाता है। ठीक है, इन्होंने जीवधारियों में कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण के बीच में इनके जो पारस्परिक रिलेशन होते हैं उसके बारे में बताया। A.G. टॉन्सले ने जैविक और अजैविक घटकों के रूप में, ठीक है, वातावरण को बांटा था। और यूजीन ओडम ने ये बताया था कि जो वातावरण है इसमें हम केवल उनके जो पारस्परिक संबंध होते हैं उन्हीं का अध्ययन नहीं करते हैं, बल्कि हम जनसंख्या को भी पढ़ते हैं, समुदाय को भी देखते हैं,
पारितंत्र को भी देखते हैं, बायोम को भी देखते हैं और जैव मंडल को भी हम देखते हैं। यानी ओडम ने सबको मिला करके पर्यावरण का अध्ययन किया, टांसले ने जैविक और अजैविक घटकों के रूप में बांट करके अध्ययन किया, और हैकल ने जो इकोलॉजी शब्द है, ठीक है, उसको दो भागों में तोड़ा, ठीक, दो ग्रीक शब्द में तोड़ा, ओइकोस वो तोड़ा था और लोगोस करके तोड़ा था। ओके, तो इससे ध्यान रखना। चलिए हम इस पर प्रश्न पर चर्चा करते हैं। यहाँ पर प्रश्न है, पारिस्थितिकी निम्न के बीच में संबंध है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच में संबंध है। तो पारिस्थितिकी निम्नलिखित में से किसके बीच का संबंध है? जीव और वातावरण के बीच का, मनुष्य और वन के बीच के, मृदा और जल के बीच में, या पति और पत्नी के बीच का? तो पति और पत्नी के बीच का हटा ही दो, ठीक, ये हो नहीं सकता। मृदा और जल केवल हम पारिस्थितिकी में नहीं पढ़ते हैं, ना ही मनुष्य और वन के बारे में पारिस्थितिकी में पढ़ते हैं। पारिस्थितिकी में हम संपूर्ण जीव और वातावरण का अध्ययन करते हैं। बात समझ आ गई? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट देखते हैं आगे। देखिए, जिस हमने प्रश्न को आपको पीछे बताया वही यहाँ पर आ गया। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को प्रस्तावित किया था, कि पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो आप एकदम गांठ बांध लीजिए, एजी टॉन्सले ने पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को बताया था। हमने 3 वैज्ञानिकों के नाम आपको बताए हैं, उन तीनों का नाम ध्यान रखना। आगे बढ़ें। आगे प्रश्न है हमारे सामने, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है? मतलब आपको क्या देखना है, इस नहीं पर बहुत ही ज़्यादा आपको ध्यान करने की ज़रूरत है। ये नहीं केवल शब्द ऐसा है, सॉरी कहाँ पर हमने लगा दिया इसको, ये नहीं है। ये नहीं केवल शब्द ऐसा है जहाँ से हमारा जो प्रश्न होता है वो एग्ज़ाम में गलत हो जाता है। इस समय ट्रेंड चल रहा है कि लास्ट में ये नहीं टुक से रख देता है और हमारे जो ये दिमाग के साथ खेल जाता है आयोग, है ना, और हमसे गलती हो जाती है। तो निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में सही नहीं है, ये पूछा गया है। मतलब एक रॉन्ग यहाँ पर स्टेटमेंट लिखा है, वो हमको यहाँ पर सर्च करना है। चलो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं। यह अजैविक एवं जैविक दोनों घटकों से युक्त होता है, एकदम सही लिखा है। इसकी अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है, एकदम सही लिखा है भाई। पारिस्थितिकी तंत्र में स्वयं उत्पादक भी तो होते हैं। यह एक बंद तंत्र होता है, एकदम रॉन्ग कथन है ये, ठीक। यह एक बंद तंत्र नहीं है, ये एक पूरी तरीके से ओपन सिस्टम है। यह प्राकृतिक संसाधन तंत्र होता है, ये भी आपका कथन सही है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के विषय में यह एक बंद तंत्र होता है, ये जो स्टेटमेंट है पूरी तरीके से गलत है। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने बहुत ही सुंदर प्रश्न लिखा है। रामसर सम्मेलन से संबंधित प्रश्न है और बहुत ही एक हिट क्वेश्चन है। रामसर सम्मेलन संबंधित है। रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? सबसे पहले तो मैं आपको रामसर सम्मेलन के बारे में कुछ बातें हैं जो कि बता देता हूँ। देखिए, ईरान में एक शहर पड़ता है रामसर। कहाँ पड़ता है? ईरान का एक शहर है रामसर, जहाँ पर 1971 में, कब? 1971 में जो आर्द्र भूमियाँ होती हैं, आर्द्र भूमियों के संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संधि की व्यवस्था की गई, अंतर्राष्ट्रीय सहयोग संधि की व्यवस्था की गई। अब 1971 में जो वेटलैंड होते हैं, जो आर्द्र भूमि होती है, उनके संरक्षण के लिए एक सहयोग संधि की व्यवस्था की गई थी, लेकिन इसको लागू किया जाता है 1975 से। अब जब 1975 से इसको लागू किया जाता है तो सारे देश धीरे धीरे इसमें हस्ताक्षर करते हैं। उसी में 1982 में भारत इसका सदस्य बनता है। मतलब भारत क्या करता है, इसमें सिग्नेचर करता है। और वहाँ से क्या होता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस की भी स्थापना की जाती है 1971 से ही, ठीक। तो आर्द्र भूमियों के संरक्षण हेतु जागरूकता के प्रसार के लिए 1971 से हर वर्ष 2 फरवरी को विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। तो 2 फरवरी को भी ध्यान रखना, आर्द्र भूमि क्या मनाया जाता है? आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है, विश्व आर्द्र भूमि दिवस। तो ये सारी चीज़ें थी। और यहाँ पर प्रश्न क्या पूछा गया, रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? तो रामसर सम्मेलन किससे संबंधित है? आर्द्र भूमि के संरक्षण से। वनों के संरक्षण से नहीं होगा, जैव ईंधन से नहीं होगा, शुष्क भूमि संरक्षण से नहीं होगा, आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है रामसर सम्मेलन। शुरुआत इसकी कब हुई थी? 1971 से, लेकिन लागू किया गया 1975 से।
भारत इसका सदस्य 1982 में बना और कुल अभी तक इसमें 169 देश शामिल हैं। ठीक, और 2 फरवरी को आर्द्रभूमि दिवस होता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। ओके, आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही प्रश्न आ गया फिर से, वेटलैंड डे कब मनाया जाता है? इंग्लिश में इसको वेटलैंड बोलते हैं। वेटलैंड डे कब बताया हमने? 2 फरवरी को। 2 फरवरी को वेटलैंड डे मनाया जाता है, विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि है? देखिए यहाँ पर पूछा गया है सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि की बात हो रही है, लवणी आर्द्रभूमि की। ठीक, अंतर्देशीय लवणी आर्द्रभूमि की बात हो रही है, तो इसका आंसर जो होगा आपका गुजरात होगा। ठीक, सबसे बड़ी, आपको पता है कि सबसे लंबी सीमा रेखा समुद्र से किसकी लगती है? गुजरात की। तो इस हिसाब से सबसे बड़ी जो लवणी आर्द्रभूमि हो जाएगी वो यहाँ पर गुजरात की हो जाएगी। बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? रामसर का दर्जा किसको प्राप्त है, ये पूछा गया है। ऑप्शन इसके देखते हैं। सबसे पहला है चिल्का झील, इसको तो दर्जा प्राप्त है। ठीक, ओडिशा। लोकटक झील, इसको भी दर्जा प्राप्त है। ये मध्य प्रदेश कैसे आ गया? ये राजस्थान कैसे आ गया? यहाँ पर ये थोड़ी सी टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। आप ऐसा करिए, यहाँ पर मध्य प्रदेश की जगह लिख लीजिए केवला देव। क्या लिख लीजिए? केवला देव। और राजस्थान की जगह लिख लीजिए वुलर झील, वुलर झील। ठीक, अब बताइए निम्नलिखित आर्द्र क्षेत्रों में से किन्हें रामसर का दर्जा प्राप्त है? क्या चिल्का झील को रामसर का दर्जा प्राप्त है? क्या लोकटक झील को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है? क्या केवला देव को रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है? क्या वुलर झील को प्राप्त है? तो ध्यान रखना, ये जो हमने चारों बताई ये चारों ही रामसर साइट के अंतर्गत आती हैं। ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी, उपर्युक्त सभी। देखिए यहाँ से मैं आपको 2-4 रामसर साइट बता देता हूँ। जैसे कि लोकटक झील की बात करें तो ये मणिपुर में आपको देखने को मिलेगी। ठीक, अच्छा उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में, अगर उत्तर प्रदेश के रामसर साइट की बात करें तो इसकी जो इम्पोर्टेंट आ जाती है, जैसे कि नवाबगंज पक्षी विहार, पार्वती अर्गा पक्षी विहार, समन पक्षी विहार, ठीक इस प्रकार से आ जाती हैं। और सांडी पक्षी विहार भी इसी में आता है। सुर सरोवर झील आती है। तो ये उत्तर प्रदेश की कुछ मुख्य साइट्स हैं जिनको रामसर साइट का दर्जा प्राप्त है। ओके, तो केवला देव राष्ट्रीय उद्यान आपको कहाँ मिलेगा? राजस्थान में। और राजस्थान की साइट और कौन कौन सी? सांवर झील भी एक रामसर साइट है, और वुलर झील आपको जम्मू कश्मीर में मिलेगी। ओके, आगे बढ़ें, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, पारिस्थितिकी निकाय के रूप में आर्द्रभूमि निम्नलिखित में से किस हेतु उपयोगी है? अब यहाँ पर देखिए आर्द्रभूमियों का क्या पूछा जा रहा है? उपयोग पूछा जा रहा है। ठीक, कि आर्द्रभूमि आखिर किस लिए उपयोगी है? तो पहला ऑप्शन है पोषक पुनर्प्राप्ति के लिए, एकदम सही है। ठीक, पोषक पुनर्प्राप्ति हमको यहाँ से होती है। पौधों द्वारा अवशोषण के माध्यम से भारी धातुओं को अवमुक्त करने हेतु, एकदम बात सही है। यहाँ पर भारी धातुओं को रिलीज कर देते हैं वो। तलछट रोक कर नदियों का गादीकरण करने हेतु, ये भी एकदम बात सही है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। बात समझ में आ गई? आगे बढ़ें, चलिए इसको बताइए, पृथ्वी का वृहत पारिस्थितिकी तंत्र कौन है? मतलब पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पारिस्थितिकी तंत्र कहाँ पर पाया जाता है? क्या आपको वो जलमंडल में मिलेगा, क्या जीवों में मिलेगा, क्या स्थल मंडल में मिलेगा, या जैव मंडल में मिलेगा? क्या होगा? पृथ्वी का सर्वाधिक वृहत पारिस्थितिकी तंत्र पूछा गया है, तो वृहत पारिस्थितिकी तंत्र यहाँ पर आपका आएगा जैव मंडल। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। पृथ्वी का सर्वाधिक वृहत पारिस्थितिकी तंत्र जैव मंडल। ठीक, आगे बढ़ें। इस प्रश्न में यहाँ पर क्या किया गया है? इकोसिस्टम शब्द का वर्णन पूछा गया है कि इकोसिस्टम शब्द का सबसे अच्छा सर्वोत्कृष्ट वर्णन कौन सा मिलता है? कौन कौन से देखिए ऑप्शन है यहाँ पर। क्या है? एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों का एक समुदाय, पृथ्वी का वह भाग जो सजीवों द्वारा आवासीय होता है, आवासित है, जीवों का समुदाय, और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें वे रहते हैं। और साथ में आगे क्या दिया है? किसी भौगोलिक क्षेत्र के वनस्पति जाल। ठीक, वनस्पति
जाल यहाँ पर होना चाहिए, वनस्पति जात और प्राणी जात, ठीक है, वनस्पति जात और प्राणी जात, ठीक, वर्ड सही लिखा है। तो बताइए यहाँ से इसका क्या हो जाएगा, ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? जीवों का देखिए एक तो ये समुदाय होता है, ये तो आपको पता ही है, ठीक, जीवों का एक समुदाय होता है इकोसिस्टम, और इनका लगाव हमेशा पर्यावरण से ही होता है। तो जीवों का वह समुदाय जिसमें वे रहते हैं उसको हम बोल सकते हैं इकोसिस्टम, ठीक। तो सर्वोत्कृष्ट अगर वर्णन की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका सी यहाँ से सही हो जाएगा, सी एकदम राइट हो जाएगा। जीवों का वह समुदाय जहाँ पर वे रहते हैं, मतलब जिस पर्यावरण में वे निवास करते हैं। आगे बढ़े, समझ में आ गया प्रश्न? निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र है? ये देखिए कृत्रिम में गलत लिख डाला, ठीक है, ये आएगा कृत्रिम पारिस्थितिकी तंत्र। कृत्रिम का मतलब क्या है? मैन मेड। तो मैन मेड यहाँ से क्या है? धान का खेत, वन, घास का मैदान या झील। तो सिंपल सी बात है कि धान का खेत जो है अगर मनुष्य लगाएगा तभी तो धान पैदा होगा। तो मैन मेड यहाँ से कौन सा पारिस्थितिकी तंत्र है? धान का खेत। सिंपल सा प्रश्न था, समझने वाला था, अंडरस्टैंडिंग वाला था। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष पर्यावरणीय संकट माना जाता है? पर्यावरणीय संकट किसको कहा जाता है? क्या पर्यावरण संकट बबूल के वृक्ष को कहते हैं, अमरतास को कहते हैं, नीम को कहते हैं, या यूकेलिप्टस को कहते हैं? देखिए सिंपल सी बात यहाँ से समझिए यूकेलिप्टस के बारे में। यूकेलिप्टस एक ऐसा वृक्ष है जो कि पानी का बहुत ही अवशोषण करना, यानी पानी की बहुत ही मात्रा इसको चाहिए होती है। तो जिस जगह पर ये लगाया जाता है ये अपने आसपास के पौधों को भी जीवित नहीं रहने देता है, उनका जो पानी होता है वो खींच लेता है। तो इससे आसपास के पेड़ जो होते हैं वो मर जाते हैं, सूख जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए पर्यावरणीय संकट माना जाता है किसको? यूकेलिप्टस का जो पेड़ होता है उसको। तो बबूल यहाँ से नहीं होगा, अमरतास भी नहीं होगा, नीम भी नहीं होगा, यूकेलिप्टस, ठीक। बात समझ में आ गई? आगे बढ़े। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, स्वच्छ जल परितंत्र में लैंटिक आवास। लैंटिक आवास देखिए क्या होता है? लैंटिक आवास का मतलब क्या होता है? जैसे कि मान लो कि ये पानी है, ठीक। अब यहाँ पर क्या है, बहुत छोटे छोटे जीव अपना घर बना करके रह रहे हैं, ठीक। बहुत सारे जीव रह रहे हैं, अपने छोटे बड़े जीव जो हैं वो अपनी फैमिली के साथ भी यहाँ पर निवास कर रहे हैं। तो आप ही बताइए ऐसा जो आवास है वो आपको लैंटिक आवास कहाँ पर मिलेगा? तालाब और झील में ही तो मिलेगा। क्या झरना और नदी में मिलेगा? भाई यहाँ तो पानी बहता ही रहता है, बेचारों का घर बह जाएगा। तालाब एवं नदी, तालाब में तो मिल सकता है लेकिन नदी में नहीं मिलेगा। तो उपर्युक्त सभी ये भी नहीं होगा। तो तालाब और झील इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक। जहाँ पर बेचारे वो रहें अपनी फैमिली के साथ, ठीक, उनके मम्मी पापा भाई बहन सब लोग रहें, तो वो होता है एक लैंटिक आवास, ठीक। उसको क्या कहते हैं? लैंटिक आवास। तो ये आपको केवल तालाब और झील में ही मिल सकता है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो भिन्न समुदायों के बीच संक्रांति क्षेत्र किसे कहते हैं? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। संक्रांति क्षेत्र किसे कहते हैं? क्या इको टाइप को कहते हैं, क्या एकेड को कहते हैं, क्या इको स्फीयर को कहते हैं, या एकेटोन को कहते हैं, ठीक। तो संक्रांति क्षेत्र के बारे में आपको यहाँ पर जानना पड़ेगा। संक्रांति क्षेत्र जो होता है वो आपका इकोटोन कहलाता है, ठीक। इसके लिए आपको गहन अध्ययन की आवश्यकता होगी। तो दो भिन्न समुदायों के बीच, यानी दो जगह भिन्न समुदायों के बीच में संक्रांति होती है तो उस क्षेत्र को क्या कहते हैं? एक इकोटोन, ठीक है, इकोटोन इसको बोलिए, इकोटोन, ठीक है, इकोटोन। तो इस प्रकार से आज हम यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम आगे के प्रश्नों को लाएंगे और जिसमें हम और इनके फैक्टों को समझने की कोशिश करेंगे और इसके प्रश्न देखेंगे और अच्छे से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप अपना काम ज़रूर कीजिएगा, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको बहुत ही अच्छा मटेरियल मैं ला करके देता रहूँगा जिससे आपकी तैयारी बहुत ही एक अच्छे लेवल की हो जाएगी। देखिए ये पूरे पेड कोर्स है जो कि आपको फ्री में मिल रहे हैं, तो आप उसका लाभ ज़रूर उठाइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और बाकी अपने फ्रेंड्स, अपने दोस्तों को शेयर ज़रूर कीजिए, ठीक। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।